बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। नक्सल प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश का इकलौता वो जिला बालाघाट, जहां पर 10 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर करेंगे। ये नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। केबी डिवीजन के लीडर कबीर भी सरेंडर करने जा रहा है। एमएमसी जोन के कबीर पर 77 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में 4 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और कुल 10 नक्सली हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि मध्य प्रदेश नक्सल प्रभावित राज्य का एक छोटा सा हिस्सा बालाघाट, वहां से सरेंडर वाली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 10 नक्सली अपना हथियार छोड़ेंगे। और 4 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देखिए। बालाघाट में नक्सली सरेंडर होने जा रहा है। 10 नक्सली सरेंडर करेंगे और सीएम के सामने वो अपना हथियार छोड़ेंगे और ये कहते हुए छोड़ेंगे कि अब वो संविधान में यकीन रखते हैं और मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं। बालाघाट में नक्सली सरेंडर होने जा रहा है, जिसमें एक खूंखार नक्सली कबीर भी शामिल है, जिसके ऊपर 77 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, जिसकी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। बालाघाट में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने जा रहा है, जिसमें सुरेंद्र उर्फ कबीर ने आत्मसमर्पण किया है। एमएमसी जोन का ये सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक है। सुरेंद्र इसका नाम है, इसे कबीर भी कहा जाता है। झीरम घाटी में जो हमला हुआ था, उस हमले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है सुरेंद्र। 10 साथियों के साथ हथियार डालने जा रहा है। आज सीएम के सामने औपचारिक आत्मसमर्पण होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर को आप इस तरह से समझिए कि नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि एक और बड़ा नक्सली सरेंडर हो। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय ठाकुर बस्तर से लाइव है। बस्तर यानी कि एक समय ऐसा था कि बस्तर यानी कि नक्सलवाद से जोड़ते थे, लेकिन आज बस्तर बदल चुका है। लेकिन संजय ठाकुर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो छोटा सा हिस्सा था बालाघाट, वहां पर अगर नक्सली थे तो फिर आज जब इतना बड़ा सरेंडर होने जा रहा है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक पांडे बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने जब आत्मसमर्पण होगा तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। साथ ही हमारे साथ बालाघाट से चितरंजन नेरकर जुड़ गए हैं, जहां के नक्सली जो है सरेंडर करने जा रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर है, इसलिए एक बड़ी तस्वीर के सामने आने से पहले एक बड़ी चर्चा जरूरी है। सबसे पहले मैं चितरंजन आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो 10 नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में ये है कि क्या इन 10 नक्सलियों के सरेंडर होने के साथ ही मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा या फिर भी कुछ नक्सली बचेंगे? बिल्कुल विवेक, मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि मध्य प्रदेश कटंगी में जब इससे पहले सीएम आए थे, उन्होंने भरे मन से ऐलान किया था कि लाल सलाम को आखिरी सलाम, जिसके तहत अब पुलिस का अपने उसमें सर्चिंग में जुट गई थी, नक्सलियों के खात्मे में जुट गई थी और लगातार जंगलों में सर्चिंग बढ़ा दी गई थी, जिसके चलते नक्सली अपने मंसूबों पे कतई कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज केबी डिवीजन जो बालाघाट जिले में कई सालों से सक्रिय था, आज वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बालाघाट जिले में लगभग 5 से 6 ऐसे जो दलम थे, जो सक्रिय थे, अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि बालाघाट से अब जो लाल आतंक है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बात यह निकल के सामने आ रही है कि एमएमसी जोन में रामदेव, जो एक बड़ा नक्सली लीडर है, वो अभी भी सक्रिय है। हालांकि जंगलों में लगातार सर्चिंग की जा रही है, उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है और लगातार अपील की जा रही है कि आप मध्य प्रदेश में सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस की जो रणनीति थी, जिसके तहत आज जो है कबीर ने जो 77 लाख का इनामी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो इस पर 77 लाख का इनाम था और इसने अपने साथ 10 अन्य साथियों के साथ सरेंडर किया है और अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया। तो बालाघाट या मध्य प्रदेश के इतिहास का ये काफी बड़ा नक्सली सरेंडर है और जिस तरह से डेडलाइन तय की गई है, ये निश्चित ही कह सकते हैं कि बालाघाट या मध्य प्रदेश से लाल आतंक डेडलाइन के पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। अभी भी जंगलों में फोर्स लगी हुई है, लगातार कोऑर्डिनेट करके एमएमसी जोन में सर्चिंग चलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस को जो है हॉक फोर्स को जो है रामदेव की तलाश है और रामदेव को हर जगह खोजा जा रहा है। ठीक है, रामदेव अगर मिल गया तो पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा यहां से होता हुआ नजर आएगा। विवेक पांडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 10 नक्सली हथियार छोड़कर पुनर्वास नीति में शामिल होकर और मुख्य धारा में लौटेंगे। क्या कार्यक्रम है पूरा और क्या मैसेज यहां से डिलीवर किया जा रहा है?
देखिए विवेक, मध्य प्रदेश में इससे पहले नक्सली सरेंडर सिर्फ एक महिला, सुनीता नाम की एक महिला नक्सली ने किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब 10 नक्सली हार्डकोर नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। और पिछले दिनों डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी रायपुर में। वहाँ पे कैलाश मकवाना ने मध्य प्रदेश में नक्सल जो प्रभावित जिले हैं, खासतौर पर बालाघाट है, इसके अलावा मंडला डिंडोरी में बेसिकली जो नक्सली हैं वो सरेंडर लेने के लिए, जब भी कभी छत्तीसगढ़ से कभी फायरिंग होती है, जब नक्सलियों को बड़ा एक मुठभेड़ वहाँ पे होती है, तब यहाँ पे मध्य प्रदेश में कान्हा के जंगलों में ये शरण लेने के लिए आते हैं। बालाघाट में छत्तीसगढ़ से लगा होने के कारण यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा रहता है। और मध्य प्रदेश में जब ये इतनी बड़ी संख्या में 10 नक्सली हार्डकोर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और उस दौरान भी जब आईजी और डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब कैलाश मकवाना ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें ये बताया था कि मध्य प्रदेश में हमने समर्पण नीति बनाई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा या फिर हार्डकोर नक्सली यहाँ पे अभी सरेंडर नहीं किया है। और उस वक्त ये बात निकल के कि इंटर स्टेट जो जानकारी होनी चाहिए वो फिलहाल मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाती है। तो सबको यही कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन बना के लाल आतंक को खत्म करना, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालाघाट में अभी भी सर्चिंग चल रही है, यानी कि ये माना जा रहा है कि हॉक फोर्स की टीम इंकाउंटर करने के मूड में भी है। जो नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे उनका खात्मा किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के ही बालाघाट के ही प्लाटून कमांडर आशीष शर्मा की शहादत का बदला भी इसी सर्चिंग के जरिए माना जा रहा है कि इंकाउंटर नहीं लेना चाहिए, और लिया भी जा रहा है। ये बदला लिया जा रहा है क्योंकि शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। आशीष शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, हॉक फोर्स के जो इंस्पेक्टर थे। और लेकिन संजय मैं आखिर में आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि जनता को ये समझाना जरूरी है कि कैसे जो है, अगर एमएमसी जोन के 10 नक्सली हथियार डाल रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरेंडर होने जा रहा है, तो इसका असर छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंचेगा और बाकी नक्सलवाद तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, बमुश्किल 3.5 महीने संजय नक्सलवाद के दी एंड में। बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सरेंडर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एमएमसी जोन यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसे नक्सलियों ने स्पेशल जोनल कमेटी के तौर पर डेवलप किया था। इन तीनों राज्यों की सीमाओं पर मिला हुआ इलाका जो है, इसमें नक्सलियों ने 2 डिविजनल कमेटी बनाई थी। पहली थी जीआरबी यानी कि गोंदिया, नांदगांव, बालाघाट। दूसरी डिविजनल कमेटी थी कान्हा भोरमदेव, जिसे केबी डिवीजन भी कहा जाता था। इस केबी डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण नक्सली था सुरेंद्र, जिसे हम कबीर के नाम से भी जानते हैं। सोमा सोड़ी इसका असल नाम है। ये सुकमा जिले का रहने वाला है। साल 2013 में जब झीरम कांड होता है, कांग्रेस काफिले पर बड़ा हमला होता है, तो उसमें चैतू और देवा के साथ जो तीसरा सबसे बड़ा नक्सली शामिल था वो यही सोमा सोड़ी था। इसने इस घटना को अंजाम देने के बाद, क्योंकि नक्सल संगठन इसका प्रमोशन किया और इसे प्रमोट करते हुए नक्सल संगठन इसे एसजेडसी बनाया यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर बनाया, और इसके बाद इसे भेज दिया गया एमएमसी जोन में। वहां जाकर ये कान्हा और भोरमदेव के इलाके में, इस जंगली इलाके में अपने संगठन को बढ़ाने का काम कर रहा था। जब कुछ दिनों पहले मेरे साथ उस इलाके के सबसे प्रमुख नक्सली विकास नागपुरे, जिन्हें हम अनंत के नाम से भी जानते हैं, वो मेरे साथ मुख्यधारा में लौटते हैं, तो हम जब वहाँ पहुँचे थे तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से सोमा सोड़ी और रामदेर ये दोनों वापस मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, क्योंकि देखिए दोनों ही बस्तर के रहने वाले हैं। सोमा सोड़ी सुरेंद्र जो आज सरेंडर करने वाला है वो सुकमा में है, उसके भाई फिलहाल पुलिस में है, उनकी एक बेटी भी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा, लगातार मुझे फ़ोन करते थे कि दादा किसी भी तरह से मतलब उनकी बेटी कहती थी हमारे पापा को वापस लेके आ जाइए सुरक्षित। अब देखिए क्योंकि वापस आ गए हैं, सुबह उनका कॉल आया, वो लोग बहुत प्रसन्न हैं। एक फिर से नए जीवन जीने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। वो भी दिग्भ्रमित थे, उन्हें भी कुछ कैडर्स ने, जो तेलुगु कैडर्स मुख्य तौर पे हैं, उन्होंने बताया कि क्रांति के नाम पे बंदूक उठाइए, और इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है ये नक्सल संगठन को सौंप दिया। लेकिन सरकार ने इन्हें एक वापसी का मौका दिया है। यही वजह है कि सरकार लगातार ये अपील कर रही है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर पीएम से लेकर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप मुख्यधारा में लौटिए, आपके पास नए जीवन जीने का एक मौका होगा। हथियारों के दम पर किसी भी तरह की बात आप सरकार से नहीं मनवा सकते, इसके लिए एक लोकतांत्रिक तरीका है। यही वजह है कि सोनू दादा, रुपेश दादा, आनंद दादा जैसे लोग जो है मुख्यधारा में लौटते हैं और लौटने के बाद अपील करते हैं कि बाकी नक्सली भी मुख्यधारा में लौट आएं। और यही वजह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सुरेंद्र अपने 10 साथियों के साथ, हथियारों के साथ मुख्यधारा में लौट रहे हैं। कल रात वो बालाघाट आईजी के पास पहुंचते हैं।
एक फॉरेस्ट के कर्मचारी ने ये पूरे मध्यस्थता का काम किया, उनके माध्यम से वो जो है पुलिस के पास पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वो आज मुख्यधारा में शामिल होंगे। अब इस इलाके में कौन से बड़े नक्सली बच गए, तो उसमें एक नाम आता है छोटा दीपक का। छोटा दीपक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां एक बड़ा दीपक था, मिलिंद तेलतुंबड़े, आपने कभी उसका नाम सुना होगा। ये इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था, सीसी मेंबर था। 2021 में इसका एनकाउंटर हुआ तो उसे कहा जाता था बड़ा दीपक। जो दूसरा एक एजेडसी मेंबर है जिसका नाम है छोटा दीपक, जिसकी टीम के साथ कल रात बालाघाट के हॉक फोर्स की मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल वो भी भाग रहा है, लेकिन एक और सबसे बड़ा नाम है एमएमसी जोन का, जिसका नाम है रामदेर, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, बस्तर के बीजापुर का रहने वाला है और फिलहाल वो उत्तर बस्तर से निकलकर मई महीने में ही पहुंचा है एमएमसी जोन में। वहां उसका काम था नक्सल संगठन को मजबूत करना, लेकिन क्योंकि नक्सल संगठन पूरी तरह से बिखर गया है, उस इलाके के सबसे महत्वपूर्ण नक्सली थे विकास नागपुर और सुरेंद्र जो है वो मुख्यधारा में लौट आए हैं। ऐसे में रामदेर के लिए अब राह बहुत मुश्किल होने वाली है। रामदेर के बारे में बात करने से जरूरी हुए क्योंकि रामदेर ऐसा आदिवासी नक्सली है जो हिड़मा से पहले वो सीसी मेंबर बना, यानी कि कद के आधार पे देखें या पद के आधार पे देखें तो वो हिड़मा से भी बड़ा नक्सली है। लेकिन उसकी रणनीति ये रही कि वो कभी चर्चा में नहीं आया। वो लगातार नॉर्थ बस्तर में सक्रिय रहा, वहाँ रहते उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। हर बड़े एनकाउंटर के बाद वो बच निकला। फिलहाल मई महीने के बाद वो पहुंचा एमएमसी इलाके में, वहां भी कई बार फोर्स ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। ऐसे में फिलहाल फोर्स का, सरकार का बहुत ज़्यादा लक्ष्य है कि रामदेर किसी भी तरह से मुख्यधारा में लौट आए। अगर रामदेर मुख्यधारा में लौट आता है तो एक बात तो तय है कि बस्तर में इसके बाद कोई भी ऐसा बड़ा नक्सली, खासतौर पर भुजमाड़ और नॉर्थ बस्तर में नहीं बचेगा जो नक्सल संगठन बिल्कुल संजय, आपने बिल्कुल विस्तार से बता दिया है कि वस्तु स्थिति क्या है, कौन कौन से बड़े चेहरे। चित्ररंजन, एक जल्दी से रिएक्शन आपका, कितने बजे ये सरेंडर का कार्यक्रम होने जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं वो अपने हथियारों के साथ उनके साथ सरेंडर करेंगे, मुख्यधारा में लौटेंगे और संविधान को मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, चित्ररंजन, विवेक पांडे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।